कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैसर आज़ाद। मैंने कल आपको कराया था जवाहरलाल नेहरू का फर्स्ट पार्ट, यानी उनके स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उनकी भूमिका थी, कहाँ पे वे सफल थे, कहाँ पे विफल थे, उनके क्रिटिक्स उनके बारे में क्या कहते हैं। मैंने कल आपको वो सारी चीज़ें करा दी थी। आज उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है नेहरू की राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका थी, क्या सफलताएं हैं, क्या विफलताएं हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं। और इन सब के अंदर से हमें ये निकालना है कि हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे पीसीएसओ में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, इन पे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। मेनली हमारा फोकस उन पे होगा। उसी संदर्भ में हम जवाहरलाल नेहरू को समझेंगे। ये हाफ एन आवर का और क्लास होगा, सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। सो लेट्स गो, चलते हैं। पहले हम चलते हैं, आपका बता देते हैं कि हम आज आपको क्या क्या कराएंगे। तो जैसे कि मैंने नेहरू की राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी वो तो मैंने आपको करा दिया है। आज हम बात करेंगे नेहरू के राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। नेहरू की राष्ट्र निर्माण में क्या चर्चा ये है, भूमिका है, उसमें भी भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका योगदान क्या है, राष्ट्र की संकल्पना में योगदान, विविधता में एकता पर बल देकर राष्ट्र निर्माण की वैकल्पिक नीति कैसे दी थी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में क्या योगदान है, उनके आर्थिक निर्माण के वैकल्पिक मॉडल के विकास यानी नेहरूवादी मॉडल की चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का विकास। तो आप अपने एग्जामिनेशन में देखेंगे इन्हीं 5 टॉपिक पे उन पे अक्सर क्वेश्चन होता है, या तो इन सभी के संदर्भ में एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि राष्ट्र निर्माण में नेहरू की भूमिका, ठीक है। या आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है समाज निर्माण में, यहाँ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में उनकी क्या भूमिका थी, कभी एकता पर बल, विविधता में एकता कैसे स्थापित किया, राष्ट्र निर्माण की संकल्पना कैसे विकसित की, कैसे उसका स्थापित किया, विदेश नीति काफ़ी चर्चा का विषय होता है, उनकी आर्थिक नीति काफ़ी चर्चा के विषय में होती। तो चलते हम एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। चलिए, पहला है आपका नेहरू के राष्ट्र निर्माण में पहला यह है कि भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका क्या योगदान है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त नेहरू के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। यहाँ अलग अलग प्रकार के जाति व्यवस्था, समाज, कल्चर के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन उन्होंने इन सब के बाद देश के आज़ाद होने से पहले से ही उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बनाने की मानसिकता अपने अंदर पहले से ही बना रखी थी। तो देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद उन्होंने धार्मिक स्तर पे ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही, धार्मिक स्तर पे नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही बनाया और उसी पे उनका जोर था। हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने कैसे धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक और बहुलवादी संस्कृति को एक्सेप्ट किया। तो उन बातों को हम इसमें लिखते हैं। तो चलिए पहले मैं रीडिंग दे देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, फिर इसमें जो समझाना होगा वो हम समझा देंगे, ठीक है। तो राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के विकास में उनकी योगदान, चलिए तो ये है। यहाँ में उन्होंने स्पष्ट निर्णय लिया है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। राष्ट्रीय नेताओं का भी योगदान है, लेकिन नेहरू के भीतर सेकुलरिज्म के प्रति काफ़ी प्रतिबद्धता थी। नेहरू के अंदर सेकुलरिज्म को लेकर के काफ़ी प्रतिबद्धता थी, ठीक है। बाकी नेताओं से भी ज़्यादा प्रतिबद्धता किसमें थी, नेहरू में थी, राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता को लेकर। धर्मनिरपेक्षता उनका एक अकेला ये डिसीजन नहीं था, बाकी तो उनकी कैबिनेट का भी था, लेकिन वो, अब जाहिर सी बात है कि वो एक तो मुखिया थे सरकार के, दूसरी बात यह है कि वो ज़्यादा प्रतिबद्ध थे सेकुलरिज्म के लिए। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदुओं को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा था, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, तो यहाँ के नेताओं ने कहा, तो नेहरू ने कहा था कि
जैसा पाकिस्तान करता है वैसा हम नहीं करेंगे, हम यहाँ के मुसलमानों में एक विश्वास जगाएंगे। उन्होंने यहाँ तक के कहा था कि चलिए हम उनके अंदर जन जागृति पैदा करते हैं कि आपका राष्ट्र है, आराम से रहिए, यहाँ कुछ नहीं होगा, सबको समान साथ लेके चलेंगे। तो नेहरू की धर्मनिरपेक्षता की नीति तो ऐसी थी, ठीक है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, राष्ट्रीय नेताओं का भी योगदान है, लेकिन नेहरू की प्रतिबद्धता सबसे अधिक थी, ठीक है। कांग्रेस के भीतर एकमात्र नेता थे जिन्होंने मुसलमानों के भीतर जन जागृति लाने की बात कही थी। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, इसका बहुलवादी प्रवृत्ति होगी। भारत क्या हुआ, एक भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, दूसरा ये बहुलवादी प्रवृत्ति का होगा, तीसरा ये है कि सभी जाति और धर्म के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और प्रजातांत्रिक मूल्यों के अधीन लोगों के साथ संबंध स्थापित होंगे। तो धर्मनिरपेक्ष आपको तो मैंने बताया कि मुसलमानों के लिए उन्होंने जन जागृति की बात कही थी, सभी धर्मों को साथ लेके चला था उन्होंने। आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थान या उनको अपने एक मौलिक अधिकार देने की बात उन्होंने कही और करवाई भी। तो वो तो धर्मनिरपेक्ष, उनका सेकुलरिज्म के काफ़ी वो पक्षधर थे और अल्पसंख्यकों में एक विश्वास जगाने की भावना रखते थे और वो काफ़ी उसमें सफल भी रहे हैं और अल्पसंख्यक भी उन पर काफ़ी विश्वास करते थे। दूसरा है बहुलवादी प्रवृत्ति होगा। यहाँ अलग अलग प्रकार के जाति, धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि थे, तो इन बहुलवादी प्रवृत्ति को अपनाना था। तो कैसे आपने देखा कि जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मिस्टर जिन्ना जाके बांग्लादेश में कहते हैं कि उर्दू को अपनी भाषा बना लीजिए और बांग्ला को छोड़िए। इस आधार पे वहाँ आंदोलन हुआ, फाइनली आज क्या हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया। श्रीलंका के साथ यही हुआ था। तो लेकिन इन सब के बावजूद नेहरू ने कहा कि आपको जो भाषा अपनाना है, जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक साथ मजबूत बंधन में रहिए। ये बांधने की ताकत सिर्फ और सिर्फ नेहरू के पास थी। तो ये बहुलवादी प्रवृत्ति होगा सबको। उसके बाद सभी जाति और धर्म के साथ समान व्यवहार, अपने फंडामेंटल राइट में आप देख सकते हो। और संविधान निर्माण में तो ठीक है अंबेडकर जी की पूरी भूमिका है, लेकिन नेहरू ने भी उसमें भूमिका निभाया है। प्रस्तावना में देख लीजिए जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, करवाया है। तो सभी धर्मों को साथ लेके चलने की उनकी पहले से मानसिकता थी और उसमें यह सफल रहा है। इस मामले पे उनका कोई कटाक्ष या उन पर कोई क्रिटिक्स तो नहीं होता, ठीक है। भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका योगदान तो बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, प्रजातांत्रिक मूल्य की जहाँ तक बात है, ये देख ली, प्रजातांत्रिक मूल्यों की जहाँ तक बात है कि देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, इतना बड़ा देश था, अशिक्षा ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही इलेक्शन में सभी को सर्वमताधिकार का अधिकार देके पूरे दुनिया को चकित कर दिया। दुनिया के लोग कहते थे कि भारत कभी लोकतंत्र होगा ही नहीं, यहाँ प्रजातंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता, जो इतने 200 सालों से गुलाम हो, यहाँ शिक्षा हो। हाँ, लेकिन पंडित नेहरू ने लोकतंत्र स्थापित करके प्रथम सफल चुनाव करा करके एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए एक नज़ीर पैदा कर दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सफल लोकतंत्र स्थापित करने की क्षमता भारत में है। तो ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अधीन लोगों के साथ संबंध स्थापित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे बात करेगा कि भारत के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के विकास में योगदान की अगर बात करें तो 3 बातें जरूर आप लिखिए अपने आंसर में, जिस भाषा में आप लिखिए। एक तो धर्मनिरपेक्ष, एक तो आप अपने धर्मनिरपेक्ष की बात कर दीजिए, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की बात कर दीजिए। दूसरा, बहुलवादी संस्कृति को एक्सेप्ट किया, बहुलवादी संस्कृति को इन्होंने एक्सेप्ट किया। तीसरा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में ये सफल। ये अगर 3 बातें लिख देंगे तो इनके राष्ट्र निर्माण की संकल्पना के विकास का आंसर पूर्ण हो जाता है। ये काफ़ी सफिशिएंट है। उलूल जुलूल बातें, इधर उधर की बातें नहीं करके आप उनके धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, बहुलवादी संस्कृति और प्रजातंत्र लिख दी। ये 3 बातें इसमें लिख दे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चलते हैं
कि विविधता में एकता पर बल देकर राष्ट्र निर्माण की वैकल्पिक नीति इन्होंने कैसे स्थापित की। अगर इसकी बात करेगा तो हम किन किन बातों की चर्चा करेंगे, हम उस पर बात करते हैं। तो रीडिंग पहले दे देता हूँ कि राष्ट्र की संकल्पना पश्चिमी देशों से आया था। वहाँ छोटे छोटे देश होते थे, एक भाषा एक जाति के लोग रहते थे। वहाँ राष्ट्रवाद की संकल्पना संभव था। जबकि यूरोप के पूर्वी भाग और एशिया में आया तो ये साम्राज्य की संकल्पना टूटने लगी। पेरिस समझौता, ठीक है, कह रहा है कि जब एक्चुअली क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोप में भी कहाँ, पश्चिमी यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश होते हैं, एक भाषा के लोग, एक जैसे दिखने वाले एक कल्चर के लोग थे, तो वहाँ राष्ट्र की संकल्पना विकसित करना संभव था। पर जैसे वो यूरोप से पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप और एशिया की तरफ इन किया तो वहाँ उसकी जो संकल्पना थी राष्ट्र निर्माण की वो सब टूट गई। वहाँ बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट आ गया, वो अलग विचारधारा के लोग थे, तो वहाँ वो नहीं चल पाया। लेकिन जैसे जैसे इधर और पूरब की तरफ आया तो उसके अनुसार जो राष्ट्र निर्माण का कंडीशन था वो कंडीशन तो यहाँ लागू हो ही नहीं सकता था। और पेरिस समझौता में भी आप देखेंगे कि जो पेरिस समझौता हुआ तो उसमें ये कहा गया कि पृथक सांस्कृतिक समूह, पृथक नस्लीय समूह या एक जाति भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण हो। ऐसे में भारत के लिए राष्ट्र निर्माण का रास्ता तो नामुमकिन था। लेकिन इस कंडीशन में भी मिस्टर नेहरू ने भारत के राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को परिपूर्ण कर दिया। ठीक है, तो मैंने वो दो बातें रखी। एक तो यूरोप से आई थी ये राष्ट्र संकल्पना की अवधारणा, ठीक है, पश्चिमी यूरोप से आई थी, जैसे जैसे वो पूरब की आई वो टूटने लगा। दूसरा ये मैंने कहा पेरिस समझौते में यह निर्णय लिया गया कि पृथक संस्कृति या पृथक नस्लीय समूह को राष्ट्र का स्वरूप मिले। ऐसे में भारत का राष्ट्र बनना नामुमकिन सा था। ठीक है, दूसरा, अब ये तो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया थी या इस आधार पर राष्ट्र निर्माण की उस वक्त सोच थी, विचारधारा थी, ऐसे राष्ट्र निर्माण हो रहे थे। लेकिन जब भारत का तो कंडीशन अलग था तो भारत ने पहली समस्या को तो हल कर लिया। यहाँ भारत एकीकरण तो कर दिया वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, बाकी और भी नेता थे लेकिन लीडर उस वक्त यही थे, इसका लीड ये कर रहे थे, इसको श्रेष्ठ इनका ये दिया जाता है। लेकिन भौगोलिक रूप से तो हमने एक कर दिया, लेकिन सबको जोड़े रखने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक नीति कैसी हो यह बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें एक था राष्ट्रभाषा या राजभाषा। अब जब देश आज़ाद हुआ, जब राज्यों का गठन हो रहा था, राष्ट्र का निर्माण हो रहा था, तो राजभाषा को लेकर के बात चली। तो आप हिंदी बेल्ट में तो ठीक है, हिंदी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन आप जैसे दक्षिण भारत में जाएंगे, खासकर तमिलनाडु इन इलाकों में जाएंगे तो वहाँ राजभाषा को लेकर काफ़ी विवाद हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद वहाँ पे ज्ञान मिस्टर नेहरू की सूझबूझ और चालाकी से भाषाई आधार पर राष्ट्रों का निर्माण किया गया। इन सब के बावजूद एक राष्ट्र को मजबूत बंधन में बांधने में वो सफल रहे। तो राष्ट्र निर्माण में नेहरू की भूमिका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि उस वक्त की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थी। जो आज आप देख रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं थी। 1947 में काफ़ी भयंकर दंगे चल रहे थे, राष्ट्र का विभाजन हुआ था, एक दूसरे के प्रति द्वेष था। ऐसे में राष्ट्र निर्माण भाषाई आधार पर करना कितना मुश्किल हो सकता है, कोई भी चिंगारी भड़क सकती थी। और जस्ट अभी एग्जाम्पल था श्रीलंका का, उधर रसिया देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का, राष्ट्रों के गठन के आधार पर आज कितने टुकड़ों में बट गया था। तो इन सब के बावजूद भारत को एक जगह पिरो के रखना ये मिस्टर नेहरू की सफलता है। और सफलता ही कहेंगे, विफलता तो कह नहीं सकते कि उस कंडीशन में भी ऐसे ऐसे अलग अलग समाज, संस्कृति, भाषा, नस्ल, खान पान, रहन सहन के बावजूद इस भारत को एक सूत्र में बांधने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो मिस्टर नेहरू को जाता है। तो हमने ये कहा कि बहुलवाद महत्वपूर्ण था। उसमें एक था राजभाषा या राजभाषा। जैसे राज्यों के बीच हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ तो एक राष्ट्र की संकल्पना पश्चिम से आई थी। दूसरा, पेरिस समझौता में क्या कहा गया। तीसरा, भारत का आपने भौगोलिक एकीकरण तो कर दिया,
लेकिन बाकी जो सामाजिक सांस्कृतिक था, जो इसको जोड़े रखता है, उसका क्या करेंगे। उसमें हमने एक मुद्दा उठाया राजभाषा को लेकर के, फिर कैसे मिस्टर नेहरू ने इस मसले को हल किया, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्र निर्माण में भौगोलिक एकीकरण। तो आपने कर दिया, ठीक है, भौगोलिक एकीकरण तो राष्ट्र निर्माण में आपने भौगोलिक एकीकरण तो कर दिया, यहाँ देख लिए। लेकिन राजभाषा के मुद्दे पर समझौता आपने किया तमिलनाडु के साथ, बाकी राज्यों के साथ। तीसरा मसला आ जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तो ये उस वक्त लागू करना मुश्किल था। मिस्टर नेहरू ने आने वाले फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ दिया कि इसको जैसा माहौल रहेगा वैसा आने वाली भविष्य की पीढ़ियाँ इसको अपने हिसाब से हल कर लेगी। चौथा, भाषाई आधार पे प्रांतों का गठन किया गया, यानी कि विस्मांगी राज्य का निर्माण हुआ। इन विस्मांगी राज्य होने के बावजूद भी मिस्टर नेहरू की ये सफलता ही है कि उन्होंने एक कठोर और मजबूत बंधन में बांधे रखने में सफलता हासिल की, ठीक है। इनके इस योगदान को आप नहीं भूल सकते। पांचवा ये है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई। अगर हमें अपनी बहुलवादी चरित्र को बनाए रखना है तो आपको धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनानी होगी, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत था। यूरोप के जैसा सिंगल डाइवर्सिटी, सिंगल भाषा, एक जाति समूह नस्ल के लोग यहाँ नहीं थे। यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में ये मैंडेटरी था मिस्टर नेहरू के लिए कि धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाए और बहुलवादी चरित्र को बनाए रखने में वो जो भूमिका निभा सकते थे निभाए, और उसमें सफलता भी प्राप्त की। उन्होंने उसमें सफलता प्राप्त की और भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके एक मजबूत बंधन से बांध दिया और आज एक सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे सामने है। इसमें आप नेहरू की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में क्या योगदान है। तो देख लीजिए, सामाजिक न्याय के मामले में उनका जो रवैया था या उनकी जो नीति थी वो मिला जुला था, एक निश्चित टाइप का था, बहुत क्लियर नहीं था, ठीक है। इसमें इनका थोड़ा क्रिटिक्स होता है। तो सामाजिक न्याय की बात अगर करेगा आपको लिखने, तो उनका जो विचार था वो मिश्रित प्रवृत्ति का था। आप बताएंगे, आप अपने आंसर में ये बताएंगे कि उनके जो विचार थे सामाजिक न्याय के मसले पे बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं था। एक कहीं ना कहीं एक मिश्रित प्रवृत्ति का था। जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर वो काफ़ी संवेदनशील थे। उनको अनुपातिक मताधिकार के आधार पर कुछ सीटें आरक्षित करने के पक्ष में थे। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। अल्पसंख्यकों के लिए तो मैंने पहले भी बताया कि वो काफ़ी चिंतित रहते थे और उनको एक स्पेशल मताधिकार दे करके वो चाह रहे थे, सार्वभौम अनुपातिक मताधिकार दे करके उनको कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित किए जाए। दूसरा ये हुआ कि हिंदू लड़कियों को उनके प्रॉपर्टी में अधिकार देना वो चाह रहे थे, ठीक है। इसमें वो हालांकि कोशिश की, विफल ही रहे, लेकिन कोशिश उनकी थी, ठीक है, कोशिश उनकी थी। तीसरा, उनका अंबेडकर से विवाद था। वो SC ST के आरक्षण की बात अंबेडकर करते थे। SC है, ST है, OBC है, इस पर अंबेडकर आरक्षण की बात करते थे। पर नेहरू का विचार था कि नहीं भाई, आर्थिक प्रगति होगी तो इसका लाभ जो है निचले पायदान पे छन छन कर नीचे जाएगा, उनका आर्थिक विकास होगा और ऐसे में जाति व्यवस्था टूट जाएगी, ठीक है। तो रिजर्वेशन के मसले पे इनका ये योगदान था, आर्थिक विकास में करके उनको ख़त्म करना है। हिंदुओं में लड़कियों को प्रॉपर्टी के अधिकार देने की बात करते थे। धर्मनिरपेक्ष या अल्पसंख्यकों के मामले में उनको अनुपातिक मताधिकार देकर कुछ सीटें आरक्षित करने के पक्ष में थे। तो ये इनकी थी, बहुत ज़्यादा इनका सामाजिक न्याय में उनका बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं रहा है। तो इन बातों को अगर आप अपने आंसर में लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपका है, नेक्स्ट स्लाइड है भारत के आर्थिक निर्माण में, ठीक है, भारत के आर्थिक निर्माण के वैकल्पिक मॉडल का विकास, यानी नेहरूवादी मॉडल। भारत के यहाँ पे इनकी प्रतिक्रिया होती है नेहरूवादी मॉडल या आर्थिक मॉडल। इसी को हम महालनोबिस भी कहते हैं।
महालनोबिस मॉडल, ठीक है, इसी को महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो नेहरू की जो आर्थिक मॉडल थी उसमें क्या था और क्या आलोचना है। नेहरू के पास आर्थिक निर्माण का पहले से ही एक विजन था। देश की स्वतंत्रता से पहले ही उन्होंने आर्थिक निर्माण के लिए एक अपने विजन बना रखे थे। वो आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी मॉडल को अपनाना चाहते थे, ठीक है, पर राजनीतिक क्षेत्र में समाज मॉडल को लाना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिखा है कि उनका निर्माण पहले से ही था। भारत के पास आर्थिक निर्माण, नेहरू के पास भारत के आर्थिक निर्माण का विजन पहले से ही था। समाजवादी आर्थिक मॉडल के प्रति उनका झुकाव, अर्थात आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी मॉडल को लाना चाहते थे, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में समाज मॉडल को से दूरी बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। समाजवादी मॉडल को राजनीति में नहीं, क्योंकि वो उनका मानना था इसमें लोगों का शोषण अत्यधिक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेहरू के आर्थिक मॉडल क्या था, ठीक है। नेहरू का जो आर्थिक मॉडल था दो चीज़ों से बना था, ठीक है। नेहरू का आर्थिक मॉडल, एक उनकी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, अर्थात जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों हो, ठीक है, उसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, यहाँ कैपिटलाइजेशन की बात करता है, ये प्राइवेट सेक्टर में होता है और ये आपके सरकार के नियंत्रण में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है, ठीक है। निजी क्षेत्र को सरकार आज़ादी तो देती है, परंतु उसे कठोर नज़र बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ था कोटा परमिट राज। भारत में जो आर्थिक मॉडल अपनाया गया उसमें समाजवादी मॉडल भी था और पूंजीवादी मॉडल भी था। समाजवादी मॉडल तो पूरी तरह से सरकार के अधीन था ही, लेकिन पूंजीवादी मॉडल को आज़ादी तो दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसमें नज़र बनाए रखने के लिए कोटा परमिट राज जैसे नियमों को लागू कर दिया, ठीक है। तो पूरी तरह से यूरोप की तरह उन्होंने खुला नहीं छोड़ा। दूसरा आते हैं, उन्होंने एक नीति अपनाई थी आयात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयात प्रतिस्थापन की नीति, ठीक है। उनकी एक नीति क्या थी, आयात प्रतिस्थापन की नीति। ये क्या होता है आयात प्रतिस्थापन की नीति? उस वक्त देश अभी अभी गुलामी के जंजीरों से निकला था। उस वक्त का राष्ट्र जो दुनिया के राष्ट्रों से जो अगर आप कंपैरिजन करो या दुनिया को देखो तो उस वक्त का माहौल दूसरा था। उस वक्त की आर्थिक नीतियाँ, अर्थव्यवस्था दुनिया की अलग थी। अभी अभी विश्व आर्थिक मंदी से गुजरा था। दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर लिए थे, सब अपने आप को संकुचित कर लिए थे, सब ने अपने अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था, लगभग देशों ने, ऑलमोस्ट देशों ने। ऐसे में भारत किस आधार पे, किसके साथ अपने आर्थिक नीति को ओपन करता है, ठीक है, ये समस्या थी। तो इसमें क्या लिखना होता है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पर निर्यात नहीं बढ़ाना है, परंतु आयात कम रखना है। निर्यात तो, क्योंकि अभी तो मंदी का दौर था, सबने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, तो निर्यात तो नहीं, लेकिन हम आयात भी कम करेंगे, ठीक है, उन पर उनका बल था। अर्थात बाहर के लिए हम अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं खोलेंगे, नहीं तो बाहरी अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ वस्तुओं की डंपिंग कर देगी। उस समय ऐसा करना मजबूरी था, ठीक है, क्योंकि 200 वर्षों तक साम्राज्यवादी ने हमारे यहाँ शासन किया था। यहाँ समाजवादी लिखा गया, साम्राज्यवादियों ने शासन किया था, हमारा शोषण किया था। ऐसे में आर्थिक राष्ट्रवाद आना स्वाभाविक था, क्योंकि हम शुरू से ही अपने आर्थिक राष्ट्रवाद की नीतियों पर चलने को तैयार थे, ठीक है। एक तो 200 वर्षों तक हमारा शोषण हुआ, रेलवे के माध्यम से, बहुत सारे बिजनेस, कल कारखाने के माध्यम से अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक शोषण किया। हमारी हालत ऐसे भी बहुत ख़राब थी, तो हमको इनसे बचना था, एक डर था। तो उससे बचने के लिए मिस्टर नेहरू ने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई। तो आपसे पूछेगा आयात प्रतिस्थापन, तो ये बात लिख देंगे कि हमने निर्यात को बंद किया, पर कम किया, निर्यात नहीं किया, लेकिन आयात भी कम रखा। इसके पीछे रीज़न बता देंगे कि डंपिंग का डर था, 200 वर्षों तक हमारा शासन हुआ था, आर्थिक शोषण हुआ था। ऐसे में स्वाभाविक है कि राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था का आना स्वाभाविक था, और ये हमारी सोच तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही चल रही थी, ठीक है। तो ये आगे आपका है आयात प्रतिस्थापन की नीति।
दूसरा चलते हैं आर्थिक उदारीकरण। इस पे हमेशा नेहरू की का क्रिटिक्स होता है। तो मैंने इसको पहले ही बोला कि 1930 के आसपास तो वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई थी। सारे राष्ट्रों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। ऐसे में भारत किसके लिए खोलता और किसके साथ खोलता है, ठीक है, उस बात को देखिए। 1930 में आर्थिक मंदी आ गई थी, ठीक है, 1930 में आर्थिक मंदी थी यहाँ पे। इस मंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी संकुचित यहाँ पे संगठन बना दिया था, संकुचित बना दिया था, संकुचित मैंने बंद कर रखा है, संकुचित बना दिया था। विश्व के अर्थव्यवस्थाओं ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के रास्ते बंद थे। सारे अर्थव्यवस्थाएं जितने भी वो इकोनॉमिक वर्ल्ड पावर हैं वो सब अपने रास्ते बंद कर रखे थे। यूरोप ने बंद कर रखे थे, उधर अमेरिकन कॉन्टिनेंट ने बंद कर रखा था, ठीक है, सभी ने बंद कर। उस समय भारत अपनी ही अर्थव्यवस्था को उदारीकरण के लिए कैसे खोलता। अब उस समय जब सबके दरवाजे बंद थे तो भारत अपनी अर्थव्यवस्था को किसके लिए और किसके साथ खोलता। तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त हम आर्थिक उदारीकरण को अपनाए नहीं, वो हमारी हालात ऐसी थी। तो इस पर आप इनके पक्ष में आप लिखना होगा, ठीक है, इनके बचाव के पक्ष में और उस समय के हालात के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड है आपका आर्थिक निर्माण में ही। इसमें नेहरू की विफलता क्या है, अगर आपसे पूछे कि नेहरू की विफलता, तो 2 विफलता आप सुन लीजिए, इसको आपको लिखना है अपने आंसर में। नेहरू की आर्थिक विफलता अगर पूछे तो 2 बातों को, इन 2 पॉइंट में आप जो लिखना है लिखिए, लेकिन 2 पॉइंट को आपको अंडरलाइन करके एक सब हेडिंग बना के लिखना होगा। एक तो वो प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक शिक्षा को लागू नहीं कर सके। वो तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, औद्योगिकरण उन्होंने किया, कल कारखाने, लेकिन वो सब फेल्योर हो गए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोले, हायर एजुकेशन खोले, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन नहीं खोल पाए, जिसके कारण से क्या हुआ कि एक वेल डेवलप ह्यूमन स्किल डेवलपमेंट जो है ना, मानव श्रम शक्ति का निर्माण नहीं हो सका, जिसके कारण से ये संस्थाएं फेल हो गई, ठीक है। तो एक तो प्राथमिक शिक्षा को लागू नहीं कर सके। जितना भी दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, डेवलप हुए हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने प्राथमिक शिक्षा को सही किया है। दूसरी बात आपको ये बताना है कि वो भूमि सुधार के मामले में विफल रहे हैं, ठीक है। जब तक कि आप भूमि सुधार करके लोगों को समान अधिकार और समानता नहीं लाएंगे, तब जब तक कि आप एक कृषि प्रधान देश है, जब तक कि आपका कृषि का विकास नहीं होगा, जब तक कि आपके यहाँ आर्थिक विकास नहीं होगा, ठीक है। तो 2 बातें लिखना है। पहली बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा को लागू नहीं कर सके, एक तो उनके यहाँ विफलता है, दूसरा जमींदारी के मुद्दे पे उनकी विफलता है। तो जमींदारी के मुद्दे पे हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ देख लीजिए, जमींदारी के मसले पे हमने लिख दिया है, भूमि वितरण नहीं करेंगे तो कृषि का सकारात्मक विकास नहीं होगा, तो आपका आर्थिक विकास अधूरा ही रह जाए। प्राइमरी स्तर पर शिक्षा, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े आर्थिक इकाइयाँ खोली गई, परंतु सब फेल हो गया क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं हुआ, जिससे कुशल मानव श्रमिक का निर्माण नहीं हो सका, ठीक है। अब इस जो विफलता है, 2 विफलता है, एक तो प्राइमरी एजुकेशन है, दूसरा भूमि सुधार है। इसका अगर फाइनल कंक्लूजन अगर बताया जाए दोनों का, तो ये कहेंगे कि औद्योगिकरण के स्तर पर उनकी विफलता के पीछे यह प्राथमिक शिक्षा और भूमि सुधार मुद्दा काफ़ी अहम रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपने एग्जामिनेशन में लिख दोगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, जो काफ़ी चर्चा का है। ये लास्ट टॉपिक है नेहरू की। अभी इन्हीं 4 मैंने कर दिया और ये 5वां है, देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के मामले में आते हैं। यहाँ मैं पहला ये पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति का आधार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बनने लगी थी, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप देखेंगे बहुत से लोग के सम्मेलन में जाते हैं और अपनी स्वराज की मांग करना, पूर्ण स्वराज की मांग करना, ये तो विदेश नीति की तो मांग थी पूर्ण स्वराज में। विदेश नीति के मामले में नेहरू ने काफ़ी महत्व मिलता था। नेहरू एक तो बाहर से पढ़ के आए थे, उनकी समझ अच्छी थी, तो विदेश नीति में उनको कांग्रेस के भीतर ही, देश के भीतर और बाहर भी, देश के बाहर भी, जैसे कि सुएज कनाल का मामला हो, चाइना का मामला हो, कोरिया का मामला हो, इस सब में नेहरू को काफ़ी पूछा जाता था।
ठीक है, उनकी विदेश नीति की समझ थोड़ी अच्छी थी। एक विचारक समझे जाते थे। नेहरू ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत गुटनिरपेक्ष रहेगा। आंदोलन के दौरान ही उन्होंने यह तय किया कि हमें एक तृतीय विश्व के साथ एक गुट का निर्माण करना है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि उस वक्त नेहरू के साथ मजबूरी थी चाइना के साथ सॉफ्ट विचारधाराओं का रखना। ठीक है, इसमें आते हैं नॉन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, नैम की बात आते हैं। ठीक है, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी नैम। ठीक है, उन्होंने एक नैम, उनका पंचशील का सिद्धांत जिसको कहते हैं आप, भारत और चीन के एकीकरण की नीति और पश्चिमी अफ्रीकी देश एशिया अफ्रीकी देशों को एक साथ मिलाकर मजबूत समूह के निर्माण की थी, ताकि हमारा महाशक्तियों को एशिया से बाहर रखा जाए, मैंने कहा कि उनका तो पहले से ही ये था कि हमको तृतीय विश्व के साथ जाना है। उसके लिए वो खुद एक निर्माण करना चाह रहे थे कि क्योंकि चाइना भी साम्राज्यवादियों के गुलाम था, हम भी थे, जब दोनों आज़ाद हुए थे साल 2 साल आगे पीछे। तो इस तरह से बाकी राष्ट्रों को भी वो चाह रहे थे कि एक साथ लेके एक तृतीय विश्व के साथ हम अपना एक गुट बनाए, कि ताकि इन महाशक्तियों ने फिर से दोबारा हमारा किसी तरह से साम्राज्यवादी या नौ साम्राज्यवादी तरीके से हमारा किसी तरह का कोई शोषण न कर सके। ठीक है, या किसी तरह से हम किसी के दबाव में काम ना कर सके। तो इसलिए उन्होंने नैम बनाया था। लेकिन आगे देखेंगे नैम। ठीक है, तो वो इसलिए चाइना के साथ भी उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था इसी नैम को लेकर के। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के विकास में विदेश नीति की सफलता की अगर बात करें, नेहरू की अगर विदेश नीति की सफलता की अगर हम बात करें तो उसमें देखिए क्या है। जैसे आपको मैं यहाँ पिक्चर तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको भूटान का नक्शा याद है, नेपाल का याद है, नेपाल भूटान सिक्किम के साथ संधि उसी आधार पे किया जिस आधार पर ब्रिटिश सरकार ने इनसे किया था। यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो आपका नेपाल है, भूटान है, सिक्किम तो खैर भारत का अंग बाद में बन गया, लेकिन भूटान है, नेपाल है और सिक्किम भी, इन सब के साथ उसी आधार पे, उसी कंडीशन पे नेहरू ने भी समझौता कर लिया इनके साथ जिस आधार पे ब्रिटिश सरकार ने किया था। ये तो बहुत बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के लिए। उनकी विदेश नीति की विफलता की अगर बात करें तो देखिए क्या कहना है इनमें। विफलता में तो एक तो सफलता ये गिनाएंगे इसमें, दूसरी विफलता में 1-2 की बात करते हैं। पहले भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, युद्ध में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाते हैं। वहाँ पे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे यूएन में सीज फायर लागू हो जाता है। ये उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। वहाँ ले जाना ही उनका कहा जाता है, आज भी क्रिटिक्स कहते हैं, सरकारें कहती हैं या दुनिया कहती है कि यूएन में इस मुद्दे को ले जाना ही उनकी सबसे बड़ी विफलता थी और वहाँ सीज फायर हो गया। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाना यानी उस पर सीज फायर हो जाना। दूसरा, मैकमोहन लाइन तिब्बत और चाइना के बीच में था। मैकमोहन लाइन तिब्बत और चाइना के बीच में था, लेकिन चाइना ने तिब्बत पे अधिग्रहण कर लिया। अब वो मैकमोहन लाइन खसक के चीन और भारत के बीच में हो गया। ठीक है, इस पे नेहरू की प्रतिक्रिया नहीं हुई, हालांकि उनको करना चाहिए था। ठीक है, सरदार पटेल ने इसकी बात कही थी नेहरू को कि ये बात करना है कि भाई वो सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन नेहरू कर नहीं सके उस वक्त। वो एक तो उनके दिमाग में था कि वो पंचशील के सिद्धांत, एक तृतीय विश्व बनाना है, थोड़ी छोटी सी बातों को हम इग्नोर करते हैं। दूसरी बात, वहाँ की जो पीएलए थे, पीपुल लिबरेशन आर्मी जो थी चाइना की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी हिंदुस्तान से, तो ऐसे में थोड़ा सा झिझक था एक निर्णय लेने में। ठीक है ना, ये उनकी मजबूरी थी। तो मैकमोहन, यहाँ फिर से हम बात करते हैं, यहाँ मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच था। मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच था, परंतु चीन ने जब तिब्बत को जीत लिया तो यह मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच हो गया। इस पर नेहरू ने विरोध किया कि उनकी विफलता मानी जाती है। उन्होंने लाइन था चीन के बीच हो गया, इस पर नेहरू ने विरोध नहीं किया। हालांकि नेहरू को विरोध करना चाहिए था, इस पर विरोध नेहरू ने नहीं किया, यही उनकी विफलता मानी जाती है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले में ये है दूसरा नोट, देखिए। एक तो मैंने उनकी विफलता कश्मीर के मसले को, जो सीज फायर हो गया जम्मू कश्मीर को लेकर के। दूसरा मसला है आपका
मैकमोहन लाइन को लेकर के, तो इसी पे मैंने नोट में ही लिख दिया है तिब्बत के मामले को लेकर के पहले आते हैं। ठीक है, तिब्बत के मामले में नेहरू ने विरोध नहीं किया, परंतु पंचशील के सिद्धांत में तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ा कितना विफलता है, कितनी मतलब कमजोरी यहाँ पे नज़र आती है। तिब्बत के मामले में नेहरू ने विरोध नहीं किया, पंचशील का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया, जबकि चीन ने कश्मीर के ऊपर भारत के नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया। चीन ने कश्मीर पे जो भारत ने नियंत्रण किया था, भारतीयों द्वारा जो कश्मीर पे नियंत्रण किया था, उसको चाइना ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन के द्वारा तिब्बत पर की गई कब्जे को स्वीकृति दे दी। ये इनकी सबसे बड़ा विफलता था। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, जबकि चीन ने कश्मीर के ऊपर भारत के नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया, तो चीन के मुद्दों पर नेहरू की नीति विफल मानी जाती है। इसी आधार पर उनकी विदेश नीति का विरोध किया जाता है, जो मैंने उधर आपको कहा है। ठीक है, दूसरी बात यह है, दूसरा नोट में मैंने ये लिखा है कि चीन के साथ जब बॉर्डर का विवाद हुआ, जब तिब्बत को अधिग्रहण करके जब सट गए यहाँ, जब उसके साथ विवाद हुआ, इस केस में भारत ने चीन के साथ मिलिट्री फॉरवर्ड की पॉलिसी अपनाई। उसमें क्या थी, जो चाइना की मिलिट्री थी वो स्ट्रांग थी, भारतीय मिलिट्री अभी तो भारत जस्ट आज़ाद हुआ था, तो अभी निर्माण चल रहा था। ठीक है, तो हमारी आर्मी कम थी। इसमें क्या है, नेहरू ने आगे बढ़ने का परमिशन दे दिया। जब ये भारतीय मिलिट्री आगे की तरफ बढ़ी तो वो इतना ताकतवर था कि वो हमको धक्का देके अंदर तक घुस गई और हमारे क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लिया। यहाँ भारत की शर्मनाक हार हुई। इसका परिणाम आप देखते हो, कश्मीर का क्या नक्शा बदला हुआ है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो यहाँ पर नेहरू की विफलता मानी जाती है। ठीक है, तो वही को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चीन के साथ बॉर्डर विवाद हुआ, तो इस केस में भारत ने चीन के साथ मिलिट्री फॉरवर्ड की पॉलिसी अपनाई, जिसमें चीन की सेना भारतीय सेना से मजबूत थी। हुआ यह कि चीन की सेना ने भारतीय सेना को पीछे करके भारतीय अधिकृत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और भारत की शर्मनाक हार हुई, हार हुई। ठीक है, ये मिस्टर नेहरू की विफलता है वहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको कश्मीर का मसला बताया कि यूएन में ले जाना, सीज फायर हो जाना। दूसरा मैकमोहन लाइन वाला। तीसरा मैंने तिब्बत पर भारत ने पंचशील के सिद्धांत में तिब्बत पे चाइना के अधिग्रहण को स्वीकार कर लिया, लेकिन चाइना ने कश्मीर को भारत का अधिग्रहित क्षेत्र स्वीकार नहीं किया। चौथा मैंने उनकी विफलता बता दी फॉरवर्ड पॉलिसी की, जिससे भारत की हार हुई उसमें, और चीन हमारे कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया। और लास्ट नोट में ये है कि नैम की विफलता देख लीजिए क्या हुई। नैम की विफलता यह हुई कि अमेरिका, जब हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जंग हुआ, उस वक्त अमेरिका से सहायता मांगनी पड़ी। वो सहायता आती जब तक कि चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, और ऐसे में पंचशील की नीति हमारी विफल हो गई। ठीक है, तो मैं आपको इस नेहरू वाले में 5 चीज़ें बताई है। पहला है कि भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में क्या योगदान था। उसमें धर्मनिरपेक्षता, प्रजातंत्र और बहुलवादी संस्कृति को लिख दीजिए, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। विविधता में एकता पर बल देकर के राष्ट्र निर्माण की वैकल्पिक नीति उन्होंने कैसे अपनाई, कैसे सबको एक इसमें जोड़ा। पश्चिमी देशों की राष्ट्र निर्माण की संकल्पना थी, वहाँ का राष्ट्र निर्माण और यहाँ राष्ट्र निर्माण करने में, या पेरिस समझौता में जो राष्ट्र निर्माण का एक आधार तैयार किया गया, उस सबसे अलग था भारत। उनके बावजूद भारत ने कैसे राष्ट्र निर्माण किया, भौगोलिक एकीकरण हो, राजभाषा का मसला हो, यूनिसिविल कोड का मामला हो, लिंग्विस्टिक आधार पर राज्यों का गठन हो, धर्मनिरपेक्षता, ये 5 बातें अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तीसरा, सामाजिक न्याय में उनके अल्पसंख्यक के अधिकार को लेकर लड़कियों को प्रॉपर्टी में अधिकार, और SC ST OBC का आर्थिक विकास करके उनके अंदर से जाति व्यवस्था का वो उसको तोड़ने की बात थी। दूसरा है कि भारत के आर्थिक निर्माण के वैकल्पिक मॉडल का विकास, मैंने अभी आपको बता दिया। पांचवा, अभी हमने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति को मैंने बता दी कि वहाँ उनकी सफलता क्या थी और विफलता क्या है। विफलता में तो मैंने 4 चीज़ें गिनाई
एक तो जम्मू कश्मीर पे सीज फायर हो गया, दूसरा मैकमोहन लाइन को लेकर के हो गया, तीसरा आपको तिब्बत पे आपने पंचशील के सिद्धांत में उसके अधिकार को ये दे दिया, आपने अपनी स्वीकृति दे दी, लेकिन चाइना ने कश्मीर पे आपके अधिकार को स्वीकृति नहीं दी। चौथा ये था कि नैम कैसे विफल हो गया। ये सारी बातें अगर आप लिख देते हैं तो नेहरू पे एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाता है। तो आपसे जो सवाल पूछेगा, नेहरू की राष्ट्र निर्माण की नीति पूछे, तो आप इन पांचों को थोड़ा थोड़ा सा लिख दीजिए, या इनमें नेहरू के आर्थिक मॉडल को लिखिएगा तो अभी आर्थिक मॉडल आपको विदेश नीति भी बता दिया, विविधता में एकता पर बल देके कैसे राष्ट्र निर्माण में 5 चीज़ें बता दी। उसके बाद भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में मैंने धर्मनिरपेक्षता, बहुलवादी चरित्र और प्रजातंत्र की बात कर दी। अगर इन सबको आप लिख देते हैं तो आपको एक अच्छा आंसर तैयार होगा, उस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नहीं बनने के बाद फिर मुझसे आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको हल करा देता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सारे क्वेश्चन, आप यूपीएससी के आए हुए जवाहरलाल नेहरू पे क्वेश्चन हो या किसी भी पीसीएस में, वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान, ठीक है, इन सब राज्यों के क्वेश्चन आप उठा के देखिए, आपको बहुत इजीली आसानी से बन जाएगा और बहुत ऑथेंटिक आंसर आप लिखेंगे। बाकी लोगों का भी आंसर आप मिला लीजिए और अपने आंसर मिला लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये ख़त्म होता है आपका नेहरू। अगला टॉपिक होगा आपका टैगोर, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप सभी को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मुझे भी आगे मौका मिलता रहेगा। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।